मैं बीए प्रीवियस अर्वाचीन हिंदी काव्य के नाटक प्रहसन से ये आप लोग को बता रही हूँ। अंधेर नगरी की रचना काल सन 1811 में हुआ। एक गुरुजी अपने दो शिष्य गोवर्धन और नारायण के साथ भजन करते हुए जाते थे। गुरु और दोनों शिष्य भजन गाते हैं। गुरुजी सुंदर नगर को देखते हुए अपने शिष्यों से लोभी वृत्ति में न पड़ने की आग्रह करते हैं तथा भिक्षा लेने भेज देते हैं। नगर का प्रत्येक दुकानदार अपने अपने सामानों को आवाज़ लगाते हुए बताते हैं। बाजार की दृष्टि से नाटक की आत्मा है, क्योंकि यह पूरा देश, विश्व, इतिहास, प्रजा का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ बड़ा आनंद है। हर वस्तु टके सेर में बिक रहा है। यह हास्य प्रधान नाटक में व्यंग बहुत कटु है, जो प्रतीक के रूप में नाटक के हर जगह दिखाई देता है। मानवीय सभ्यता के मूल में यह व्यंग पूर्ण रचना है। नाटक निदेशक सत्यव्रत सिन्हा ने अंधेर नगरी के समक्ष में उल्लेख करते हुए कहा है, वस्तुतः इसकी शैली और पारसी रंगमंच की है और कथ्य विषय के अनुकूल के संबंध में उल्लेख है कि वस्तुतः इसकी शैली पारसी के विषय के अनुकूल ही इनकी भाषा है। पढ़कर लगता है एक निरंतर प्रवाहमान आंतरिक उच्छ्वास में मानसिक उत्तेजना को नाट्यबद्ध करते हुए दिखाई दिया है। नाटक की रचना में भारतेंदु के नयापन ला करके उस काल के मानव समुदाय की दिशा में एक नया मार्गदर्शन दिया है। नाट्य शिल्प की दृष्टि से कथानक, पात्र चरित्र, कथोपकथन, देश काल, अभिनेता, रंग, भाषा, शैली की दृष्टि से यह सफल है। भारतेंदु ने अंधेर नगरी को कथानक की शासन प्रजा के माध्यम के मध्य संबंध के रूप में लिया है। एक प्रचलित किंवदंती है कि इसमें हंसने और हंसाने की प्रचुर सामग्री है। यह नाटक 6 अंकों में विभाजित है, जिसमें बाजार और न्याय का जो साधारण रूप से दिखाई देता है। यह कथानक बिल्कुल संक्षिप्त है। राजा की तरह बातचीत जो अस्वाभाविक दिखाई देता है, जिसमें शिष्य गुरु की चर्चा के बाद राजा फांसी पर चढ़ाया जाता है। इस प्रकार न्याय में धर्म का अंधापन महत्वपूर्ण है। न्याय व्यवस्था क्षीण और दुर्बल है। भारतीय और पाश्चात्य धरातल का कथानक का मिश्रण कर अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया है। पात्र चरित्र चित्रण भारतेंदु ने नाटक में मुख्य पात्रों का चयन उच्च वर्गों से ही लिया है। अंधेर नगरी में गुरु, राजा, शिष्य समाज के उच्च वर्ग के प्रतिष्ठित पात्र हैं। इसके साथ अन्य पात्रों का भी देश काल के अनुसार समावेश किया है। साधारण पात्रों की रचना भी तत्कालिक स्थिति में सार है। नाटक का प्रत्येक पात्र गुरु को छोड़ करके मनोविनोद का पात्र ही है। राजा चौपट राजा का नाम है।
बुद्ध और मनमानी करने वाला शिष्य लोभी वृत्ति का है। प्रजा का यह प्रतीक है। राजा स्वर्ग के लोभ व धार्मिकता के अंधविश्वास के कारण फांसी पर चढ़ जाने की तैयारी करता है। प्रत्येक नाटक के पात्र हास्य का जो स्थान दिया गया है। पहला इसमें कथोपकथन। भारतेंदु ने कथोपकथन का जो स्थान दिया है वह मूलतः 2 या 3 पात्रों के मध्य ही दिया गया है। उनके पात्र में जो बातचीत करते हैं उनमें स्वागत कथन, व्याख्यात्मक और बातचीत का विश्लेषण करते नजर आते हैं। यह सत्य है कि उनके पात्र भाव और सीधे साधे व्यक्त करते हैं। यह बात में किसी प्रपंच या हेरा फेरी की बात दिखलाई नहीं देती है। पात्रों के जो मानसिक भाव उनके अनुसार है। अंधेर नगरी नाटक के कथोपकथन में स्वच्छता, स्वाभाविक सजीवता के साथ स्वाभाविकता के साथ भी यह दिखलाई देता है। पात्रों की बातचीत में सरलता होने के कारण गतिशीलता भी है। दूसरा है देशकाल। भारतेंदु के तत्काल जीवन के चारों ओर ही परिस्थिति का जीता जागता चरित्र है। आज भी यह चित्रण सामान्य स्तर पर देखने को मिल जाएगा। यह नाटक में तत्कालीन युग का चित्र बाजार के प्रतिबिंब है तथा उस काल की न्याय व्यवस्था भी चित्रित करता है। इस काल की शासन की स्थिति जो कुछ है उसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन महत्वपूर्ण है, जिसका चित्रण अंधेर नगरी में स्पष्ट दिखलाई देता है। अभिनेता भारतेंदु जी अंधेर नगरी की रचना रंगमंच की दृष्टि से ही किया है। इसका व्यवहारिक पक्ष उसका उस काल के चेतना को जन्म देता है। इसी कारण नाटक के विविध प्रमुख पक्षों को युग के स्वर बोध के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। भारतेंदु जी अपने सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक के विविध रूपों को परिचय के प्रतिनिधित्व के रूप में दिया है। हिंदी साहित्य में नाटक, रंगमंच, अभिनय की एक नई दिशा भारतेंदु जी की पैनिक दृष्टि से दिखाई दी है। अंधेर नगरी नाटक का अध्यापन में जो आनंद है वह आनंद मंच में भी है। इसका सफल मंच आज भी कई संस्थाएं कर रही हैं। अगला है भाषा शैली। भारतेंदु ने अंधेर नगरी नाटक की रस योजना में भी अपना महत्वपूर्ण परिचय दिया है। नाटक हास्य प्रधान है। हास्य प्रधान कथानक का प्रधान अंग है।